मौजूद नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आप पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान में होने वाले रोज़ाना की बुनियादों पर बदलते हुए हालात देख रहे हैं, जो एक ख़तरनाक सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं और एक ख़तरनाक मोड़ की तरफ जा रहे हैं। और हम पहले दुआएं कर रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि हालात बस से बाहर हैं और बैरूनी ताकतों का जो एजेंडा था पाकिस्तान के अंदर अपने उनके एजेंट्स के ज़रिए पैसा खर्च करके मुल्क को तबाह करना, बैंकरप्सी की तरफ ले जाना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को मुंजमद करना और पाकिस्तान को एक बहुत ही एक मफलूज कर देना, जैसा कि नेपाल में, भूटान में और अफ्रीका के कई ममालिक में उस तरह से पाकिस्तान को उस कंडीशन में रखना, पाकिस्तान को ज़िंदा भी रखना है लेकिन एक बिल्कुल मफलूज मोहताज इंसान की तरह जो मरने का अंदाज करता है। ये प्रोग्राम है पाकिस्तान को करने का। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो रूलिंग पावर्स हैं वो शुरू से ही अपने बैरूनी आकाओं की बातें सुनती आई हैं और पाकिस्तान दोलख्त हो गया। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो आपको पता है। मैं अपने बेशुमार आर्टिकल्स में पिछले 1-2 साल से लिख रहा हूँ इन चीज़ों को। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे मालूमात मिलती गई, मैं आपको इन्फॉर्म करता गया कि देखें ये होने वाला है। क्योंकि जिन हलकों से मैं बातें करता रहता हूँ, सहाफ़ती हलकों से, उन दानिश्वरों से जो आगे की नज़र रखते हैं हालात पर, और मैं ख़ुद भी मैंने काफ़ी अब मुझे भी इस बात का तजर्बा हो गया है क्योंकि मैंने पाकिस्तान में भी अपने बचपन से लेके अगर आज तक मैं काउंट करूं तो तकरीबन 45-50 साल का मुझे भी पाकिस्तान में बदलते हुए हालात को देखने का तजर्बा है। पाकिस्तान में मैं खुलासा पेश करूंगा क्योंकि इन पे मैं बात कर चुके हैं और आप लोग सुन चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते रहते हैं, आप लोग भी देखते रहते हैं मुख्तलिफ तज्ज़ियों को। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनके तज्ज़ियों को भी देखते रहते हैं और जो मक्कार और बैरूनी ताकतों के एजेंट हैं या फिर पाकिस्तान में जो वडेरे और जागीरदार और सनतकार और इस तरह के लोग हैं जो पैसा खर्च करके इस मुल्क के इख्तियार को चला रहे हैं, या फिर फौजी जर्नल, उनकी बातें, उनके इशारों पर वो चलते हैं। उनकी बातें भी आप देखते रहते हैं मुख्तलिफ शोज़ के ज़रिए। लेकिन अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं और कुछ हफ्तों की बात है कि ये मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे और उसमें क्या होगा वो फिर आप देखेंगे। लेकिन मैं आज थोड़ा सा इस पर मैं हाईलाइट करूंगा और फिर मेरा एक पैगाम है वो मैं उस पर आऊँगा। 1958 में पहली मार्शल लॉ लगी, उससे पहले लियाकत अली खान को शहीद किया गया, उनका कत्ल हुआ, CIA उसमें इन्वॉल्व थी। वो डॉक्यूमेंट जब अनक्लासिफाइड हुए तो सामने आ गया। पाकिस्तान में उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई और ना पता लगाया गया, लेकिन जिन लोगों ने उनको कत्ल करा उन्हीं ने एक अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये हमें खबर दी कि लियाकत अली खान को शहीद करने में अमेरिका का हाथ था, CIA का, क्योंकि उन्होंने अमेरिका का एक इत्तेहादी, एक ग़ुलाम बनने के लिए इसे इनकार कर दिया था। क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में ये कह दिया था कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क होगा, हमारी एक आज़ाद पॉलिसी होगी और पाकिस्तान अपनी आज़ादी के साथ, जमहूरियत के साथ दुनिया में मुसलमान ममालिक की इस्लाम की तर्जुमानी करेगा। पाकिस्तान में हर मुसलमान को आने की इजाज़त होगी। इवन दो कायद-ए-आज़म ने एक मौके पे ये भी कहा कि पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क के मुसलमान को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये पाकिस्तान इस्लाम का किला होगा और इसकी अपनी पॉलिसी होगी। फिर लियाकत अली खान ने जब अमेरिका का दौरा किया, वापस आके जब उनको पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी आज़ाद है और मैं अब 2 हफ्ते बाद रशिया भी जाऊंगा, रूस भी जाऊंगा। हम यूरोप के साथ, रूस के साथ और अमेरिका के साथ, सबके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे। और फिर उनको शहीद कर दिया गया पाकिस्तान में, तो उसकी इंक्वायरी को दबा दिया गया। लेकिन फिर लोगों को पता चला CIA के ज़रिए कि उसमें कायदे अमेरिका का हाथ था। लेकिन ये बातें लोगों की ये ज़द-ए-आम थी, लोग बात करते थे लेकिन प्रूफ नहीं मिलते थे। उसके बाद फिर फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया गया आप देखें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मादर मिल्लत, जिन्होंने शाना बशाना पाकिस्तान की आज़ादी के लिए काम किया, खुद शादी नहीं की, अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लुक आफ्टर की, जो मरीज़ थे
वो उनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा अरसे नहीं दिया और वो 1 साल बाद पाकिस्तान बनने के बनाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद लियाकत अली ख़ान के बाद जब हुकूमत चली तो क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान की जो असम्बली में मेंबरान थे वो ज़्यादा थे, उनकी आबादी ज़्यादा थी, तो उनके ऊपर मगरबी पाकिस्तान के कबायली वडेरे और एक आमराना मेंटलिटी के लोग और फिर फौज के कुछ जर्नल नहीं चाहते थे कि इक़्तिदार जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के हाथों में जाए या उनके लीडरों में जाए। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के जो बंगाली लीडरशिप थी वो लोग थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ काम किया था। तो फिर आए दिन हुकूमतें, आए दिन वज़ीर आज़म चेंज होते थे और एक मौके पर हिंदुस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जितनी मैं धोतियाँ चेंज करता हूँ इतनी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म चेंज होते हैं। तो उसकी वजह ये थी कि जो यहाँ की जो एक साम्राज्य ताकत थी, एक जो फौजी ताकत थी जो बैक पे थी, और जो यहाँ के वडेराना जागीरदाना कबायली जो थिंकिंग थी वो पॉलिटिकल माइंडेड बंगालियों को तस्लीम नहीं करती थी। फिर अवामी लीग बन गई और उसके बाद में फिर आपने देखा कि मुजीबुर रहमान ने एक तहरीक चलाई, इलेक्शन में हिस्सा लिया, मेजॉरिटी में सीटें ली, 300 के अवान में 160 सीटें ली और उस मेजॉरिटी की पार्टी को इक़्तिदार नहीं दिया गया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आज एक मेजॉरिटी की पार्टी को किक आउट किया, उसमें मैं बात करता हूँ। और फिर आपने देखा कि हालात ख़राब हुए मशरक़ी पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान के मीडिया ने हमसे छुपाया, यहाँ कोई इत्तलात नहीं दी जाती थी। और मुझे याद है जब बांग्लादेश का ये सारा ड्रॉप सीन हुआ, फॉल आउट हुआ, तो मैं उस वक्त 9वीं जमात में था। हमारे घर में BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो ज़ायदान बड़ी पाबंदी से सुना जाता था क्योंकि पाकिस्तान कुछ नहीं बता रहा था। और फिर आखिर में ये खबर भी बैरूनी ममालिक के मीडिया से ही मिली कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो उसका डाउनफॉल हो गया है और अब वो बांग्लादेश बन गया है। और उसके बाद जब वो ये खबर दुनिया में फैल गई, पाकिस्तान के लोगों ने सुनी, लोग सड़कों पर बाहर आके जमागोइयों में मशगूल हो गए। मुझे याद है तो फिर पाकिस्तान के रेडियो से ये अनाउंस किया गया कि मशरक़ी गोल मोली सी खबर कि जी मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में अलग हो गया है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, लोगों को कुछ मालूमात थी जो मंजर आम पे आती थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेंसरशिप थी लगाई हुई थी उस वक्त याह्या खान ने। और मगरबी पाकिस्तान में राज चलता था याह्या खान जर्नैल का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिसने सिर्फ 78 सीटें ली थी और अगर उसकी रिजर्व सीटें मिला के 81 सीटें थीं 160 के मुकाबले में, और लेकिन उनको इक़्तिदार मुजीबुर रहमान को नहीं दिया गया। एक लंबी कहानी है। और फिर आपने देखा पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। लेकिन जो वो एक इस्टेब्लिशमेंट थी, जो रियासती ताकत थी, उसकी थिंकिंग में कोई फ़र्क नहीं आया। वो वैसे ही जो अमेरिका की हुक्मरानी में पाकिस्तान को चलाते रहे। और लियाकत अली ख़ान ने तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि अयूब खान जब अमेरिका गए तो बड़ा वालहाना उनका इस्तकबाल किया गया और झंडियाँ न्यूयॉर्क के शहर में जो है लोग लेके खड़े हुए थे। और आज लोग कहते हैं कि देखें जी पहले अयूब खान को कैसे इस्तकबाल दिया गया। क्यों? इसलिए कि अयूब खान ने जो है वो इस बात को तस्लीम कर लिया कि वो अमेरिका की गुलामी लेंगे, उनसे फौजी असला लेंगे, उनसे ऐड लेंगे, उनसे पैसा लेंगे और फिर अमेरिका से बाकायदगी के साथ मुख्तलिफ शोबों में इमदाद भी आती थी। हम स्कूलों में थे, हमें पता है कि प्राइमरी स्कूलों में ये दूध के डब्बे आते थे और जिसमें अमेरिका का वो UNO के अंडर में वो अमेरिका इमदाद से मिलते थे। तो इस तरह से अमेरिका का होल्ड हो गया और उस होल्ड को पाकिस्तान में बरकरार और कायम रखने वाले यहाँ के फौजी जर्नल थे, जी रियासत थी। कभी उन्होंने खुद हुकूमत की और कभी फिर अपने फैक्ट्री से तैयार करदा सियासतदान कहलवाने वालों ने हुकूमत की, लेकिन बैक में हमेशा पाकिस्तान फौज की जो है वो अहकामात रहे और पाकिस्तान फौज के पीछे अमेरिका के अहकामात रहे। उनके ज़रिए आपने देखा कि क्या हुआ। उसके बाद फिर बांग्लादेश बनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर बने, याह्या खान ने उनको इक़्तिदार सौंप दिया। होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि पाकिस्तान की असम्बली की जो मेजॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई थी और पाकिस्तान का जोग्राफिया बदल गया था, ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी ख़त्म हो गई थी, तो पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन करा के
नए सिरे से नई काबीना बनानी चाहिए थी और उसके बाद में आगे चलना चाहिए था। ऐसा नहीं किया और एक मेजॉरिटी को ख़त्म करके 160 सीटें ख़त्म होकर जो बाकी 140 रह गई थी उनको इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया गया, जो एक खुला गैर आइनी था। और फिर उन्होंने जब से हुकूमत चलाई फिर एक शोशा 73 का आइन बनाया गया, जो मेरे हिसाब से गैर आइनी इसलिए हो जाता है कि वो तो पार्लियामेंट्री गैर आइनी थी, क्योंकि अगर किसी मुल्क का ज़्यादा पार्लियामेंट के लोग वो ख़त्म हो जाएं, वो मुल्क का जोग्राफिया ख़त्म हो जाए, तो डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि फिर दोबारा से मैंडेट लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया और उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 73 का आइन पास करवाया गया और उसके बाद आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं। और उसको फिर पता नहीं कितनी दफ़ा उसको हर सरबराह ने आके चेंज किया, कभी एक फ़ौजी जर्नल ने चेंज किया और कभी किसी सियासतदान ने जो फ़ौज की फैक्ट्री से निकले थे उन्होंने चेंज किया। और आज उस आइन की हालत एक बदतरीन डॉक्यूमेंट की शक्ल में है, जिसको जो मौका मिलता है वो अपनी तरह से यूज़ करता है और उसको किया गया। और पाकिस्तान के जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं, जो अपने जिनके आका बाहर हैं अमेरिका, हिंदुस्तान और बरतानिया में, उनके कहने पर हुकूमत में आइन में तब्दीलियाँ की गई, पाकिस्तान को सूबों में डिवाइड किया गया, उनको आज़ादी सूबों की खुद मुख्तारी के नाम पे यहाँ पर सूबाइयत फैलाई गई और फिर यहाँ पर लिसानियत फैलाई गई। और आज आपके साथ पाकिस्तान का हाल आपके सामने है। जिसने भी अमेरिका बहादुर के से इख्तलाफ किया, क्योंकि बहुत से ऐसे जर्नल थे जब हुकूमत में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि वो ठीक करें हालात को और अपनी गलतियों को तस्लीम करें और पाकिस्तान को सही रुख पर लाएं। जैसे ही उन्होंने ये सोचा उनको मरवा दिया गया। भुट्टो के साथ भी ये हुआ कि जब भुट्टो शुरू में तो जिस तरह से उसने इख्तिदार लिया वो ठीक नहीं था और वो एक कारिंदा था बांग्लादेश बनाने में, लेकिन बाद में जब वो इख्तिदार में आया तो उसने फिर डेमोक्रेसी लानी चाहिए। उसको अपने नाम नमूद का बहुत शौक था, आलमी लीडर बनने का बहुत शौक था, तो उसने इस्लाम की नुमाइंदगी का बेड़ा उठाया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराई। अब बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन उसके अंदर एक जाबराना एक वडेरा छुपा हुआ था, जिसने सख्त किस्म का मुल्क में जो है वो मीडिया पे पाबंदियां लगाई, इलेक्शन में धांधली की 77 में और दोबारा मनमानी से अपनी धांधली से इलेक्शन जीता, जिसके खिलाफ फिर उसी अमेरिका ने एक तहरीक चलाई कौमी इत्तेहाद के नाम से 9 जमातों की, जिस तरह से आजकल PDM की हुकूमत है, और जिसमें ये सारे मौलवी, उनमें ज़्यादातर वो थे अक्सरियत में जिनके औलादें आज ये मूवमेंट चला रही हैं PDM की। चाहे उसमें कोई भी आप किसी पार्टी का भी नाम ले लें, उनके लीडर का, उनके दादा उनके बाप ये पहले चला रहे थे हुकूमत। और उसके बाद में ज़िया-उल-हक का प्लान पेश हुआ, एक मुअम्मा था, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ था जो कहा जाता है, लेकिन फिर वही बात कि चीज़ें मंजर आम पे नहीं आई। उसके बाद में आगे चलें, भुट्टो को फांसी हुई, जो ये कहा गया कि ये गलत फैसला था, क्योंकि बहरहाल फांसी नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसका हाथ भी था, उसने एक डॉक्यूमेंट पर लिखा था एलिमिनेट हिम, महमूद मसूद जो वादा माफ गवाह बने, उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये था कि उनको कुसुरी साहब को ख़त्म कर दें, और वो उनका खत मर्डर हुआ। लेकिन भुट्टो ने अपने हाथ से नहीं किया था, फांसी उनको बहरहाल नहीं होनी चाहिए थी। मुश्तरका तरीके से अगर वो उनका जुर्म अगर माना जाता तो उसमें उनको सज़ा होती, लेकिन उनको फांसी हुई बहरहाल। और उसके बाद फिर कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ, ये फ़ौज की फैक्ट्री से निकले वाले लोग करप्शन के, नवाज शरीफ पर भी और बेनज़ीर पे भी, दोनों पे 2 दफ़ा करप्शन के इल्ज़ामात में इनकी हुकूमतें गई। अभी तक करप्शन के इल्ज़ामात चल रहे हैं, लेकिन आवाम कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि आवाम को ये भी पता नहीं चल सका कि इसके सबूत क्या हैं। और फिर आपने देखा कि पिछले जब ये पनामा का केस आया, उस वक्त से आप देखें जो हालात आपके सामने हैं कि कोई ताकत ऐसी है जो कुछ नहीं होने देती, ना कोई अदालतों के ज़रिए सजाएं होने देती है, ना पाकिस्तान के हालात राय रास्त पर लाने देती है। पाकिस्तान में लियाकत अली खान के बाद और मशरक़ी पाकिस्तान अलग होने के बाद एक पार्टी बनी, और जिसमें पार्टी बनाने वाले के 22-23 साल लगे, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था,
और वो फौज की नर्सरी से नहीं आया था, एक साबिक लेजेंड क्रिकेटर था। उसने फिर एक पार्टी बनाई, 22-23 साल उस पार्टी को चलाता रहा वो। एक फिर उसने एक उसकी तश्कील की, कुछ लोग पैदा किए और फिर इंतखाबात में हिस्सा लिया उसने 2018 में, और उसकी हुकूमत आ गई। और फिर उसने अपने तरीके से मुल्क को एक आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी के तहत चलाना चाहा, लेकिन फिर वही हुआ जो पिछले 70 साल से हो रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज को अमेरिका ने ये कहा कि आप इसको हटाएं, और फिर जब वो बातें बैकग्राउंड में चल रही थी, और ये चीज़ें मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि कुछ हो रहा है पीछे बार बार, तो फिर ऐसे लोगों को लाया गया जानबूझकर जो इस मुल्क को तोड़ने में, इसको बैंकरप्ट कराने में, इसके असासों को, इसकी जो न्यूक्लियर असास है उनको मुंजमद करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वो कौन हो सकते हैं? वो मुहिब वतन पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं जो कि दुनिया के छठे हुए क्रिमिनल माइंडेड मनी लॉन्डर हो सकते हैं, जिनके असासे भी अमेरिका में और यूरोप में है, और वो ज़ाहिर है उनके असासे वहाँ हैं, उनकी करप्शन यहाँ है, और उनको इससे अच्छे तो उनके लिए लोग नहीं मिल सकते थे। तो उनके ज़रिए फिर आप देखें कि एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया जिसके ऊपर 18 के करीब केसेस हैं, अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग में है, और वो अमेरिका और बरतानिया के सामने सर ऊंचा नहीं कर सकता। तो किस तरह करेगा? मैं अगर यहाँ पर अपनी जायदाद बना लूँ, फ़र्ज़ करें मेरी जायदाद यहाँ ले लेता हूँ, मैं 2-3 मकान ख़रीद लेता हूँ, पैसा है मेरा अकाउंट में ये, और मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, वहाँ पर मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, मेरी जायदाद यहाँ छोड़ देता हूँ, और फिर वहाँ में बैठ कर क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बात कर सकता हूँ पाकिस्तान में बैठ के? हाँ, कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ जो मेरी जायदाद है उससे मैं हाथ धोने पड़ेंगे तो ही मैं बात कर सकता हूँ, वरना मैं हमेशा ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर मैं मुखालफत नहीं करूँगा तो खामोश हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा मुफाद यहाँ है, भले मैं पाकिस्तान में नहीं कर सकता मैं। तो इन लोगों का भी यह है कि ये कभी भी अमेरिका या बरतानिया के ख़िलाफ़, इवन भारत के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ एंड फैमिली नहीं बोल सकती, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ। तो लेकिन अब अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया के आने से ये चीज़ें सारी आवेज़ा हो गई, अया हो गई, पता हो गई। पहले पता नहीं चलती थी, अब तो सब कुछ पता चल गया। हालांकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है पहले भी होती थी, अयूब खान के ज़माने से होती आ रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को रिगिंग करके हराया गया, फिर एक उनको बड़े ही एक कॉन्स्पिरेसी से, जिसमें उन पे एक साजिश के तहत या एक तरकीब के तहत उनको जो है उनको हलाक किया गया। कहते हैं कि उनको जहर दिया गया, सिलो पॉइजन दिया गया। तो उनकी मौत में भी एक साजिश थी जो मंजर आम पर नहीं आई। फिर ज़िया-उल-हक का जब तैयारा तबाह हुआ जिसमें काफ़ी जर्नल थे, उनका भी खबर पता नहीं चला। और आज तक भुट्टो का फांसी का भी फैसला जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें आप देखें कि एक साजिश नज़र आती है उसमें भी। और इसी तरह से आगे आप चलते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। आज ये है हाल, मैं किसी पार्टी में हूँ ना मैं बिला वजह किसी की हिमायत करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो बयान करनी पड़ती है। और वो ये है कि इमरान खान ने जब पीटीआई बनाई तो वो किसी फ़ौज के नर्सरी से नहीं आया था, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आया तो उसको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क में कितनी ही आज़ादी के साथ इलेक्शन हो जाएं, कोई भी इस मुल्क में सिविलियन सियासतदान आ जाए, एंड ऑफ द डे उसको वो करना पड़ेगा जो फ़ौज चाहेगी, और फ़ौज वो करेगी जो अमेरिका चाहेगा। ये बात जब खुल के सामने आई तो इमरान खान खड़ा हो गया। और अब हाल ये है कि इमरान खान की तहरीक तो उसकी अपनी पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक थी, लेकिन जब उसकी हुकूमत हटाई तो लोगों के सामने वो चीज़ें सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस के ज़रिए लीक हो गई, लीक वीडियोस के ज़रिए, ऑडियोज़ के ज़रिए आम हो गई। और लोगों को, आज की नौजवान नस्ल को जो 80 की दहाई में पैदा हुई है, जिनको ये पुरानी चीज़ों का नहीं पता था, उनके लिए ये एक शौक हो गया कि ऐसा भी होता है। हमारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, पैसे दे के पार्लियामेंट में लोग खरीदे जाते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ये होता है, बदनसीबी है।
तो अब पाकिस्तान की आवाम में एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है, जिसका बहरहाल क्रेडिट इमरान खान को जाता है। और आज जिस तरह से सारी पाकिस्तान की मेजॉरिटी में आवाम, वो आवाम जो पाकिस्तान की सालमियत चाहती है, इस्तेकाम चाहती है, पाकिस्तान को कायम देखना चाहती है, वो एक तरफ है और वो मेजॉरिटी में है। क्योंकि पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा जो नौजवान नस्ल है वो इमरान खान के पीछे इसलिए है कि वो उनका पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए आज देखें कि आज की तारीख की बात करें, पिछले कुछ हफ्तों में इमरान खान जो है वो तहरीक इंसाफ के लीडर की बजाय अब एक पाकिस्तान का कायद बन के सामने आ गया है। आज उसके पीछे न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी खड़ा हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक मिडिल क्लास नौकरी करने वाला तबका हो, या फिर कोई सहाफ़ी हो, कोई इंटेलेक्चुअल हो, कोई राइटर हो। वो क्यों खड़े हुए हैं कि वो पाकिस्तान को पाकिस्तान को कायम देखना चाहते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा और लीडर नजर नहीं आता जो पाकिस्तान को इन हालात में संभाले और पाकिस्तान की आवाम को एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी दे, जो एक बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि जो अपोजिशन में हैं वो रियासती ताकतें हैं, जिसमें फौज भी शामिल है, जिसमें इंटेलिजेंस भी शामिल है, और जिसमें वो सारे करप्ट टोला शामिल है जिनको आप देखते हैं। और उनको अब ये बात सामने आ गई है। अब को इसको कहते हुए हमें किसी मसलहत से काम नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि इमरान खान भी चंद हफ्तों में ये नाम ले देगा कि इसके पीछे कौन कौन शामिल हैं। ये जो अमेरिका ने डिक्टेशन कराया, जो मुरासला भेजा पाकिस्तानी सफीर को और मंजर आम पे आ गया, बहरहाल क्रेडिट गोज टू इमरान कि उसने ये एक दबंग तरीके से वो मंजर आम पर ले आया, उसको छुपाने की कोशिश की गई। और जो खबरें मुझे मिली हैं कि ये जो मुरासले की जो डिटेल थी ये तो मार्च में आ गई थी बाजवा के पास, उसको दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह ने अगर पाकिस्तान को रखना है तो किसी न किसी से ऐसा काम करवाना है कि वो जो साजिशें हैं वो बेनकाब होंगी, नाकाम होंगी, और पाकिस्तान इन तमाम मुश्किल हालात से निकलकर एक अजीम रियासत बनेगा। ये हमारी सबकी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है उनकी ख्वाहिश है, उनका ख्वाब है। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में इस्लाम का और मुसलमानों का एक तर्जुमान के तौर पर सामने बनाया गया था। नजरिया पाकिस्तान ये था कि एक आज़ाद मुसलमानों की रियासत, जिसमें आज़ादी के साथ मुसलमानों को उनकी मजहबी रसूमात, उनकी जमहूरी आज़ादी, उनकी सिविल आज़ादी, उनकी सहाफ़ती आज़ादी, हर किस्म की आज़ादी उनके साथ हो, और वो पूरी दुनिया में इस्लाम की और मुसलमानों की नुमाइंदगी करें। इसलिए पाकिस्तान बना था। और लेकिन पाकिस्तान के बनाने वाले ज़्यादा से नहीं रहे, और फिर ये ऐसी ताकतों के हाथ में चला गया कि उन्होंने आमराना तरीके से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की। 70 में इलेक्शन में 70 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें एक शख्स ने मेजॉरिटी में उसकी पार्टी ने वोट हासिल किए, वो थी पाकिस्तान अवामी लीग, जिसके सरबराह थे शेख मुजीबुर रहमान। वो भी फौज की नर्सरी से नहीं आए थे, कोई जनरल उनके पीछे नहीं था। तो क्या हुआ, उसको इख्तियार नहीं दिया गया, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इधर तुम उधर हम के नारे लगाए। और फिर जाहिर है कि जिसकी मेजॉरिटी है, अगर उसको आप इख्तियार नहीं देंगे, जो पिछले 20-22 साल से 25 साल से जद्दोजहद कर रहा होगा, बंगालियों की डिमांड्स थी और वो असेंबली में लाते थे तो उनको कबूल नहीं किया जाता था। वो चाहते थे कि हमारी जबान कौमी जबान बनाया जाए उर्दू के साथ। वो चाहते थे कि हमारा बजट जो है इंडिपेंडेंट हो मशरकी पाकिस्तान का, और हम खुद अपना बजट बनाएं, हम खुद खर्चा करें। इस तरह से बहुत सारे उनके मुतालबात थे, जिसको अगर मान लिया जाता तो कम से कम पाकिस्तान तो रहता नक्शे के ऊपर, मशरकी पाकिस्तान तो रहता, और फिर इंडिपेंडेंट उनको दे देते, जिसकी मेजॉरिटी है। जमहूरियत का यही तकाजा है कि
उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन हुकूमत नहीं दी गई, पाकिस्तान तोड़ दिया गया। आज भी यही है कि यह इमरान खान की एक मेजोरिटी की जो उसकी हुकूमत थी उसको ख़त्म किया गया, पैसे देके, नोट देके अमेरिका से। वो अब बातें सामने आ रही हैं सारी, और बल्कि अमेरिका के अब तो नुमाइंदों ने, तजिया निगारों ने, डिफेंस के तजिया निगारों ने भी कबूल कर लिया है कि हाँ जी, क्योंकि अमेरिका तो वो बदमाश है, उन्होंने इस तरह इराक में किया है, उन्होंने इसी तरह सीरिया में किया है, उन्होंने इसी तरह इजिप्ट में किया है, उन्होंने इस तरह लीबिया में किया है, वो यमन में कर रहे हैं, और अफ्रीकी ममालिक में किया है। वो तो कहते हैं कि हमने मारा है, हम मारेंगे, और अब उनका टारगेट जो है वो इमरान खान है। और आपको पता है कि आपने देखा पिछले 10-15 सालों में कई लीडरों को मिडिल ईस्ट के मिसाइल के जरिए अटैक किया और उनको मार दिया गया। तो बहरहाल इमरान खान घबराता नहीं है, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में। मैं जब ये इमरान खान की बातें कर रहा हूं तो मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से कर रहा हूं, और आज इमरान खान पीटीआई का लीडर नहीं है, बल्कि उससे आगे निकल के वो एक आज पाकिस्तानी अवाम की का कायद है। पाकिस्तान के कायद के तौर पे वो अवाम में आ गया है, आ चुका है। और जो वो जलसे कर रहा है उसमें खाली पीटीआई के लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी उन जलसों में आ रहा है। और आप देख लें, मिसाली जलसे हो रहे हैं, और पुराने लोग बताते हैं कि इन जलसों को देख के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो जलसे याद आ रहे हैं जब तहरीक पाकिस्तान की वक्त हिंदुस्तान में वो जलसे निकाले जाते थे, जिसमें लाखों की तादाद में लोग होते थे। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनमें से मेजॉरिटी पाकिस्तान नहीं आई, और कुछ लोगों ने 20 लाख के करीब लोगों ने हिजरत की, बाकी उनको पता होते हुए भी उन्होंने हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जद्दोजहद की। और फिर कुछ पाकिस्तान के जो मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम थी, वहाँ मेजॉरिटी थी मुसलमानों की, पंजाब में थी, सिंध में थी, उन्होंने भी थोड़ा बहुत उसमें किया, लेकिन यहाँ पर वो तहरीक नहीं बन सकी, तहरीक हिंदुस्तान में ही चली थी। तो अब सिलसिला ये है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज भी मैं देखता हूँ कि जब मैं आर्टिकल लिखता हूँ या बहुत सारे लोग जो सही बात करते हैं, अगर सही बात की जाए तो यूं लगता है जैसे कि हम इमरान खान की फेवर कर रहे हैं। आज आप देखें, कोई पीटीआई की बात नहीं करता, आज इमरान खान की बात कर रहे हैं। मुझे ये जहन में आती हैं बातें जो अपने बड़ों से सुनी, स्टडी की, कि लोग मुस्लिम लीग को भूल गए थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म। आज पीटीआई के लोग बातें नहीं कर रहे हैं, आज बात करते हैं लोग इमरान खान की, और इमरान खान की एज एक कायद के तौर पे बात करते हैं। आज आपको वो तमाम लोग नजर आएंगे जो दूसरी पार्टियों में हैं, लेकिन वो इमरान खान के जलसों में आ रहे हैं। बल्कि मैंने एक अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक प्रोग्राम देखा। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, अवामी प्रोग्राम होते हैं, और लोग, लड़के, नौजवान जाके लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, और मुझे बड़ी हंसी आई इस बात के ऊपर। मैंने अपनी वाइफ को भी कहा कि ये देखो जरा, ये बताएं। अब वो एक नौजवान है, उसने एक प्रोग्राम किया, वो जाता है, वो मैंने अभी देखा है इसको, परख्चे के नाम से एक प्रोग्राम करता है। उसने जाकर आवाम में लोगों से सवाल किए। उसने कहा जी आप पंजाब के किसी वो छोटे से इलाके में, उसने जाके वो लोगों से इंटरव्यू लिए। उसने कहा कि जी आप कौन सी पार्टी से हैं, एक साहब से कहा। तो उसने कहा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ। तो उन्होंने कहा आपका लीडर जो है वो नवाज शरीफ है। कहला हाँ जी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, ये सब लीडर है, ये शेर के बच्चे हैं। तो उसने कहा अच्छा आप इनको पसंद करते हैं? कहला हाँ जी हम बहुत पसंद करते हैं। तो उसने कहा कि फिर आप तो जाहिर है कि आपकी जो औलाद है, आपकी औलाद है। उसने कहा हाँ जी मेरा बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं। तो उन्होंने कहा क्या? उसने कहा कि फिर क्या आप अपने किसी बच्चे को नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ भी बनाना चाहते होंगे, और किसी बेटी आपकी को मरीम नवाज भी बनाना चाहेंगे? कहले ओ नहीं नहीं जी, नहीं, तौबा करें जी, हम क्यों बनाएंगे इन जैसे। तो उन्होंने कहा तो आपके लीडर हैं? बोला हाँ जी वो लीडर है, वो तो सियासी बात है, लेकिन बच्चों को क्यों बनाएंगे हम। फिर एक दूसरे से पूछा आप किस पार्टी से हैं? उन्होंने कहा जी मैं नून से हूँ। उनसे सवाल किया, यानी कि 5-6 लोगों से उसने जो नून कहा कि हम नवाज शरीफ हमारा लीडर है और हम शुरू से ही नून लीग में हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी इन लीडरों की तरह बने। फिर उसने कुछ पीटीआई के लोगों के इंटरव्यू लिए जिन्होंने कहा कि हम पीटीआई से हैं। उन्होंने कहा कि जी आप इमरान खान आपका लीडर है? उन्होंने कहा हाँ। क्या आप चाहेंगे आपका बच्चा भी इमरान खान की तरह बने? बिल्कुल। उन्होंने कहा जी बिल्कुल चाहेंगे हम, हमारी खुशनसीबी होगी अगर हमारा बच्चा इमरान खान बने।
तो ये है फर्क, ये है फर्क। आज भी मैं देखता हूं कि जब ये बातें हम लिखते हैं, और जाहिर है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, हमारी तो सारी हमदर्दियां और सपोर्ट उसके साथ है। मुझे इससे कुछ लेना नहीं देना कि पीटीआई का एजेंडा क्या है। पीटीआई ने जब इख्तिदार में थी 3 साल, बहुत से पीटीआई की जो पॉलिसीज थी उस पर मैंने आर्टिकल लिखे, उस पर मैंने क्रिटिसाइज किया, तनकीद किया बहैसियत सहाफ़ी, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर इख्तिदार की सियासत थी, उसकी पॉलिसी थी, जिस पे महंगाई हुई उस पर मैंने लिखा। लेकिन अब बात ये पाकिस्तान की हुकूमत चलाने की बात नहीं है, पाकिस्तान की सालमियत की बात है, पाकिस्तान को कायम रखने की बात है। और उसके लिए आपको एक लीडर मिला है जिसने अपनी सलाहियतों से उसने साबित किया है कि वो पाकिस्तान की तर्जुमानी कर सकता है, और वो वाहिद आदमी है जिसने ये साबित किया है कि वो अमेरिका जैसे कंट्री के सामने आंख में आंख डाल के बात कर सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान को ऐसे ही शख्स की जरूरत थी। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अगर अल्लाह ने मोहम्मद अली जिन्ना से ये काम लेना था पाकिस्तान बनाने का, लीडर तो बहुत सारे थे उस वक्त, बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, बहुत बड़े बड़े मुदब्बिर लीडर थे उस वक्त, मौलाना आजाद जैसे। उनसे काम नहीं लिया अल्लाह ताला ने। किससे काम लिया? एक ऐसे शख्स से जिसका कोई बहुत बड़ा सियासी पस मंजर नहीं था, कोई बहुत बड़ा सियासी लीडर नहीं था। कुछ अरसे पहले उसने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन उसके बाद में फिर उनको तासुब नजर आया मुसलमानों के अगेंस्ट, उनके हुकूक की तर्जुमानी वो चाहते थे हिंदुस्तान के आइन में हो, वो नहीं दी गई, तो उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। लेकिन फिर क्या हुआ? आप देखें कि हर जगह कायदे की बातें होती थी, मुस्लिम लीग कायदे से पहचाने जाने लगी, और फिर अल्लाह ताला ने उनके हाथ से पाकिस्तान बनवा दिया। पाकिस्तान बना, 1 साल बाद उनका इंतकाल हो गया। आज आप देखेंगे इमरान खान जो है वो कहां से है? वो एक क्रिकेटर था, ठीक है, उसने पॉलिटिकल साइंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, पढ़ा लिखा है, काबिल है, बात करना जानता है, गोरों में रहा है वो। यही कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड मोहम्मद अली जिन्ना का था। 17 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए थे और वहीं रहे थे। ना उनको उर्दू आती थी, ना उनकी अपनी मादरी जबान गुजराती आती थी, इंग्लिश बोलते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जिससे काम लेना होता है, उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उनको इल्जामात लगाते थे। कई मजहबी जमातों ने उनको, जब लोग कायदे आज़म कहते थे तो कुफार आजम का उनको खिताब दिया, और फिर वही लोग बेशर्मी के साथ पाकिस्तान में आके आज जमातें बना के बैठे हुए हैं। ये फजलुर रहमान के बाप मुफ्ती महमूद ने कहा असेंबली में, पार्लियामेंट में, कि अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। आज वो बातें करता है पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो इस वक्त है, नाम नेहाद जाली इंपोर्टेड जो हुकूमत है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। इवन दो शहबाज शरीफ ने और सब ने देखा हमने, तो मैं यह चीज़ें आपको पता है, और अब इस पे मैं बात नहीं करूंगा ज़्यादा, हमें सब पता है इन चीज़ों का। लेकिन अब करना यह है कि देखें, अपने दिल पे हाथ रख के बात करें, सोचें हमारे जैसे लोगों की, जिनको जो हर वक्त इस चीज़ में लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिले और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिश हो रही है उसको पता किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। तो मैं ये करता हूं सिर्फ इसलिए कि जब पाकिस्तान इस सारे बहरान से बाहर आएगा, हमारी आवाम की जद्दोजहद कामयाब होगी, इमरान खान को उसका क्रेडिट मिले या इमरान खान के कोई और किसी और को मिले, पाकिस्तान जब इस चीज़ से बाहर आएगा तो हम बड़े फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि हम उस वक्त उस तरफ खड़े थे जो लोग पाकिस्तान के साथ थे। लेकिन वो लोग जो आज ताने देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ज़ातियात को बातें करते हैं, वो शर्मिंदा होंगे जब पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस बहरान से बाहर निकलेगा और एक अजीम ताकत की तरफ जाएगा, बनेगा। तो फिर आप देखिएगा कि ये लोग जो आज उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फेक वीडियोस लगा रहे हैं, ये शर्मिंदा होंगे। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जब इंसान को इस तरह की कोई भी हरकत करता है तो उसके बैकग्राउंड का पता चल जाता है, उसके विजन का पता चल जाता है, उसमें कितना इल्म है उसका पता चलता है। तो मैंने देखा कि पिछले दिनों मैंने कई आर्टिकल लिखे और मुझे उल्टे सीधे कमेंट दिए गए, ज़ातियात पे भी दिए गए,
बातें की, मैंने डिलीट किए। मेरी पॉलिसी ये है कि अगर मैं देखता हूँ किसी को कि वो एक दो दफ़ा के ये बहुत गलत मैसेज दे रहा है और इसका उन्वान कुछ और है, मेरी तहरीर का, मेरे वीडियो मैसेज का उन्वान कुछ और है, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, ये दबाव कुछ और दे रहे हैं और फिर वो ज़ातियात पे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में जो बहरान है वो बात कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, तो मैं ऐसे लोगों पे बग़ैर मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और ऐसे लोगों को मैं फिर डिलीट कर देता हूँ अपने अकाउंट से, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में ज़ाहिर है, मेरा अकाउंट है, मेरी मर्ज़ी में जिसको चाहे रखूँ जिसको चाहे निकालूँ, लेकिन मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं हमेशा वेलकम करता हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज जो मैंने बात की है, अगर इसमें कोई बात आपको लॉजिकली गलत लगती है, आपके पास एक मंतक है, आपके पास एक जवाब है, आप उस पर तनकीद कीजिए, बड़े शौक से कीजिए, मैं वेलकम करूँगा, ये सहाफ़त का हिस्सा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्या खेत की, आप बात कर रहे हैं खलियान की, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान को बचाने की, आप गाली दे रहे हैं इमरान खान को, तो ये तुक नहीं बनता ना। लेकिन ये चीज़ सिर्फ ये ज़ाहिर करता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके माँ बाप ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और अगर दी हैं तो फिर आप बहुत ही बेगैरत हैं कि अपनी माँ बाप की कुर्बानियों को एक तरफ रख के आप इन क्रिमिनल लोगों के पीछे आप खड़े हुए हैं। और तो ये बात है। इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले में जो मैं बात करना चाह रहा था, और बात ये लंबी हो जाती जब भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जहन में होती हैं आपसे बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जितनी मेरी कंट्रीब्यूशन हो इस मूवमेंट में जो पाकिस्तान की फ्रीडम के लिए है और पाकिस्तान को बैरूनी मुदाखलत से बाहर निकालने के लिए है, पाकिस्तान के इक़्तिदार में जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है उनको निकालने के लिए है, तो इस मूवमेंट में मैं अपना भरपूर किरदार अदा करूं और मेरे जैसे मुहिब वतन पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में हैं वो मेरा साथ दें। मैं कुछ सीरीज़ ऑफ ऑनलाइन में फोरम करना चाहता हूं, एक उसकी इब्तिदा में 1-2 हफ्ते में करना चाह रहा हूं, और इन फोरम का मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को मोबिलाइज करना है, और पाकिस्तान में और जहां जहां पाकिस्तानी हैं उनको ये बताना है कि हम इस मूवमेंट में पाकिस्तान की इक़्तिदार की आज़ादी में, पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी में, पाकिस्तान को बैरूनी मुदाखलत से निकालने की तहरीक में हम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी भी साथ हैं, और हमारी भी आवाज़ उनके साथ, आवाज़ के साथ हम आवाज़ मिलाना चाहते हैं। उनकी जो लोग तहरीक चला रहे हैं पाकिस्तान में और अब चलने वाली है, उसमें हमारा बराबर का कंट्रीब्यूशन होगा। हम वहाँ प्रैक्टिकली नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ बैठ के हम जो कर सकते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट से, यहाँ के ऐवानों में, यहाँ के रोडों पे, यहाँ के कम्युनिटी सेंटर्स में हम प्रोग्राम्स करेंगे, हम बात करेंगे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हम इंटरनेशनल ऑनलाइन फोरम्स करेंगे। इस सिलसिले में एक फोरम में 1-2 हफ्ते में ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ और उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों को जिनको मैं समझता था, जो मुझे मेरी असेसमेंट में नज़र आए कि ये मेरी बात को समझते हैं और मेरी बात को लबैक कहेंगे और मेरे साथ आएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें करने में एक टीम वर्क होता है, टीम वर्क के ज़रिए वो डिलीवर किया जाता है। तो मैंने उनसे राब्ते भी किए हैं एक फोरम के लिए, सिर्फ फोरम के लिए, और कोई मकसद नहीं है। एक ग्रुप भी बनाया है, मैंने उनसे इंडिविजुअली बात की है, और आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों से जो ऑस्ट्रेलिया में हैं उनसे बात कर रहा हूँ, बिलखुसूस जो सिडनी में हैं, कि आप आएँ, ये फोरम जो मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ इसका हिस्सा बने। मुझे आप मैसेज करें अपने नंबर के साथ मेरे व्हाट्सएप पे, जो मेरा मोबाइल है वही मेरा व्हाट्सएप है, उस पर अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स और नाम दें और मुझसे डिस्कस करें। मैं चाहता हूं कि हम एक मजबूत या ग्रुप बनाएं जो पाकिस्तान में जो तहरीक शुरू हो रही है उसमें हम अपना हिस्सा डालें और मुस्तकिल हम कनेक्ट रहें पाकिस्तान में तहरीक जो चलेगी उसके साथ, और जहां जहां पाकिस्तानी हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जहां भी हैं, उनके साथ हम एक नेटवर्क बनाएं और साथ लेके इंटरनेशनल फोरम्स करें, जिसमें हम स्पीकर्स पाकिस्तान से भी लें, ऑस्ट्रेलिया से भी लें, कनाडा से लें, अमेरिका से लें, यूरोप से लें, जिन ममालिक से भी लोग आ सकते हो मिडिल ईस्ट से, उनको लाएं और एक पूरा नेटवर्क कायम करके हम सपोर्ट करें पाकिस्तान में जो ये तहरीक अब शुरू होने वाली है उनका, क्योंकि ये हमारी हैसियत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस सिलसिले में आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। दूसरी मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि प्लीज़
जब मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ, जब कोई मैं वीडियो मैसेज देता हूँ, मेरे आर्टिकल 1000 वर्ड्स के होते हैं तकरीबन, जिसको पढ़ने में और समझने में अगर 20 से आधा घंटे से 15 से आधा घंटा लगता है। अगर खाली पढ़ें तो 15-20 मिनट और समझें उसको, उस पर तज्ज़िया करें तो आधा घंटा। तो अपनी ज़िंदगी का, मसरूफ़ ज़िंदगी का भाई, मैं आपसे ये करता हूँ कि उसको पढ़ा करें आप पूरा। मैं देखता हूँ कि शायद मेरी मोहब्बत में या रिस्पेक्ट में लोग, मैं जब जैसी आर्टिकल लगाता हूँ 2 मिनट बाद उस पर मैं ग्रीन टिक देखता हूँ कि इन्होंने पढ़ लिया, देख लिया, इन्होंने रीड कर लिया है। लेकिन किस तरह से आप एक आर्टिकल अगर उसको वैसे ही पढ़ें आप न्यूज़ के तौर पे, तो भी आपको 15 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट में आपने लिख के मुझे खुश नहीं करना आपने। मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ तनकीद करें भले उसके ऊपर पढ़ के। जब पढ़ेंगे सही तरह, उसको समझेंगे तो ही तो तनकीद कर सकते हैं ना, और तारीफ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे तारीफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप इसको फैलाएं, इसको आगे भेजें। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आपने सिर्फ इतना काम करना है पाकिस्तान के लिए। मैं तो ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं, मैंने कोई ना यहाँ बैठ के कोई ना रेटिंग करनी है, ना मैंने लाइकिंग को हाई करना है। मैंने एक मैसेज देना है। मैं कभी देखता भी नहीं हूँ कि मेरी कितनी लाइकिंग है कितनी नहीं है, क्योंकि मेरा वो मकसद ही नहीं है। ना ये कोई कमर्शियल प्रोग्राम्स हैं, ना वीडियोज़ हैं, ना राइटअप है। मैं ये अल्लाह और पाकिस्तान के नाम पे फी सबीलिल्लाह ये मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये टैलेंट दिया, ये सलाहियत दी है कि मैं आप लोगों का तर्जुमान बन के, आपकी आवाज़ बन के, अपने दिल की जो मेरे एहसासात हैं उनको मैं अपने कलम के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने कॉलम्स के ज़रिए और अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ इनको पढ़ा करें, मेरी वीडियो को पूरी तरह समझा करें आप, ताकि अगर आप कमेंट्स भी करना चाहें, तनकीद भी करना चाहें, तो आपके पास उसको वो समझ के करें आप ये। तो इस मेरे मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, लोगों में फॉरवर्ड कीजिएगा। मुझे देखना है कितने लोग आके मेरे साथ खड़े होते हैं। और हम जो ये फोरम का जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कुछ लोगों ने, मुझे खुशी है कि जिससे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और उन्होंने हाथ भर ली और वो कह के हम आपके साथ हैं। मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कांटेक्ट करें, ताकि जब हम ये ऑर्गेनाइज करें तो हमें स्पीकर्स भी चाहिए, हमें लोकल स्पीकर भी चाहिए, इंटरनेशनल भी चाहिए। अगर आपके नेटवर्क में कोई है उनको देखें। हमें बहुत ज़्यादा मीडिया के लोग चाहिए, हमें यहाँ के कम्युनिटी लीडर्स चाहिए जो इससे इत्तेफाक करते हैं, जो इन चीज़ों से इत्तेफाक करते हैं। हमें वो लोग चाहिए जो ये, हमने कोई इस पर बहसबाजी नहीं करनी। हमने उन लोगों को नहीं लेना जो इमरान खान की पॉलिसी से या इस तहरीक से के मुखालिफ हैं, या किसी और पार्टी की, किसी और लीडर की तर्जुमानी करते हैं, उनकी मर्जी है वो, फिर वो इसमें ना आए। हमें वो चाहिए जो इससे, इस तहरीक का और इस टाइटल का, इस मौजू का के साथ में है। जो मेरी थिंकिंग है, आपको पता है, जो उसके साथ में है। मैं चाहता हूं जो मेरी थिंकिंग के साथ हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उनके साथ आए। जो इमरान खान को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह यह है कि इस वक्त तहरीक को लीड कैप्टन वो है इस वक्त। भले आप पीटीआई की मुखालफत करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस वक्त बात है पाकिस्तान की, इस वक्त बात पीटीआई की नहीं है। तो आप बहैसियत पाकिस्तानी साथ दें और ख़ुद भी थोड़ा टाइम निकालें और मेरे साथ कनेक्ट करें। इसको आप पढ़ें इसको, और जो वीडियो है उसको देखें, और देखने के बाद आप कमेंट्स करा करें और इसको आगे भी फॉरवर्ड किया करें। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।